स्वागत दोस्तों, के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा शासित राज्य की राजधानी में कांग्रेस पार्टी ने डंका पीटा है। बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बड़े चुनाव में जीत हासिल की है दोस्तों। तमाम तरीके के पुलिसिया दुरुपयोग के बावजूद की गई है जोरदार तरीके की जीत दर्ज। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक नए मामले को लेकर नोटिस थमा दिया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड के सांसद और विधायक ही आपस में एक दूसरे का सर फोड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी जिस राज्य पर सबसे ज्यादा फोकस बनाए हुए हैं दोस्तों, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य छोटा राज्य उत्तराखंड है दोस्तों, जहां पर पार्टी ने जिला पंचायत के इलेक्शन में अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीता था दोस्तों। लेकिन अब जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके का घमासान हो गया दोस्तों। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर 5 कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को अगवा कर लिया गया दोस्तों। लगभग 22 लोगों में 12 बीजेपी के लोगों ने, 10 कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वोट डाल दिया दोस्तों। लेकिन जो 5 कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य थे दोस्तों, उनको अगवा कर लिया गया। जब ये जानकारी सामने आई तो उसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस पार्टी के लोग सीधा देहरादून में जिला पंचायत ऑफिस पहुंच गए दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य करण महारा और कांग्रेस पार्टी के विधायक काजी निजामुद्दीन और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत और राजकुमार के अलावा कई और वरिष्ठ नेता जिला पंचायत भवन पहुंच गए दोस्तों। डेरा डालकर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर अंतिम रिजल्ट घोषित नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और देहरादून क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों, ऐसे में यहाँ के इलेक्शन के रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुके थे दोस्तों। इसके बाद अब जब खबर सामने आ रही है दोस्तों, उससे ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पोस्ट पर चुनाव जीत लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रीतम सिंह ने यहां पर लगभग 17 वोट हासिल किए दोस्तों और वो अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के 18 सदस्यों का समर्थन लेकर उन्होंने उपाध्यक्ष का पोस्ट भी जीत लिया है दोस्तों। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की नेत्री श्रीमती सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह बने हैं। और इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से देहरादून के अंदर जश्न में डूब गए दोस्तों, जहां तहां ढोल नगाड़े बज रहे थे और उत्साह मनाया जा रहा था, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजधानी का पूरा मामला है दोस्तों। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह और एक जोश देखने को मिला दोस्तों। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड में जमकर काम करने और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए बोला है, उसी का ये परिणाम है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर एक नई उभरती हुई पार्टी बन रही है, जहां कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़े चुनाव जीत रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जहां पर पूरा का पूरा सत्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था दोस्तों, यानी बीजेपी की पूरी सरकार कांग्रेस के खिलाफ थी और यहाँ तक कि पार्षदों को अगवा किए जाने का मामला सामने आ रहा था, वहां पर ये जीत तो बहुत बड़ी जीत है। तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए बोला है दोस्तों। नोटिस जारी किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर गौर किया है दोस्तों। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई विचार शामिल किए गए हैं। पीठ ने शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक के द्वारा दायर याचिका को 8 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया दोस्तों। न्यायमूर्ति सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में हुए पहलगाम के आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी गंभीर घटनाओं पर हम ध्यान रखते हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वर्तमान में वहां कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है। मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सरकार के आधिकारिक राय प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 8 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं इस पर मोदी सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों। क्या जो राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था, उस वादे को अभी भी याद रखा गया है, या फिर ठंडे बस्ते में डालकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय कुमार मंडल और गोपालपुर के जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बीच चल रही जुबानी जंग अब कानूनी मोड़ ले चुकी है दोस्तों। सांसद अजय कुमार मंडल ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाने के अंदर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। सांसद का आरोप है कि विधायक ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में उनके और उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित और आधारहीन टिप्पणी की है, जिससे उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। सांसद ने अपने आवेदन में कहा है कि 10 और 12 अगस्त 2025 को विधायक द्वारा उनके
परिवार की एक महिला के सदस्य के संबंध में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जो बहुत निराधार और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित थी। आपकी क्या राय है दोस्तों इस मामले पर? अगर आप भी मानते हैं कि जेडीयू के नेता आपस में ही इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि अब तो शिकायत भी दर्ज करवाई जा रही है। इस पर गोपाल मंडल की प्रतिक्रिया का भी लगातार इंतजार रहेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सेमी कंडक्टर परियोजनाओं के आवंटन में केंद्र सरकार की भूमिका पक्षपातपूर्ण है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों कांग्रेस के नेता ने कहा कि 2 सेमी कंडक्टर निर्माण परियोजना को अपने प्रस्तावित स्थान को तेलंगाना से गुजरात स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरीके से तमिलनाडु में प्रस्तावित एक और फैक्ट्री मंजूर की गई इस शर्त पर कि इसे तमिलनाडु से गुजरात लेकर जाया जाएगा दोस्तों। और जयराम रमेश ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने देश के 4 सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को हरी झंडी तो दे दी, लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना और तमिलनाडु से उनका अधिकार छीना गया है, ये साफ तौर पर उन क्षेत्र के लोगों का अपमान है और गुजरात में स्थानांतरित किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार फैसले ले रही है, ऐसा लगता है कि केवल गुजरात के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। जब देखो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसे गुजरात शिफ्ट कर देते हैं, चाहे इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाला मामला हो दोस्तों, जहां पर देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज गुजरात के अंदर मिलेगी, यानी गिफ्ट सिटी बसाई जा रही है दोस्तों। ऐसे और भी कई बड़ी परियोजनाएं हैं। बुलेट ट्रेन भी महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक चल रहा है, अहमदाबाद तक, तो वो भी प्रोजेक्ट एक तरीके से गुजरात को दिया गया है दोस्तों। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार अन्य राज्यों को देने की जगह गुजरात को दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनना चाहिए कि आखिर सेमीकंडक्टर के जो प्लांट लग रहे हैं आखिर वो बिहार में क्यों नहीं लग रहे, क्यों बिहार पीछे है, जबकि 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से बोलकर कुछ भी बिहार में करवा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत करना हो या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मामला हो, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बावजूद उनको ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। केवल बिहार से लेबर को अलग क्षेत्रों में ले जाने के लिए, अलग राज्यों में ले जाने के लिए गाड़ियां चलवाई जा रही है, ट्रेन चलवाई जा रही है, और इन्हीं बातों को लेकर लगातार बिहार में एक रोष है दोस्तों, नाराजगी है, जिस पर बीजेपी के लोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चुप्पी साध कर बैठे हैं। बिहार की सीटों से केवल मतलब है, बिहार के विकास से कोई खास मतलब दिखाई नहीं देता है। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विधान पार्षद एमएलसी दिनेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेडीयू एमएलसी के पास 2 अलग अलग एपिक आईडी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खुलासा किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह के पास 2 ईपीआईसी आईडी जिसमें उसका नंबर दिया गया है दोस्तों। आरोप लगाया गया है कि इन दोनों आईडी के जरिए उनके नाम पर 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज है। ऐसे और भी कई बड़े खुलासे करते हुए अब तेजस्वी यादव ने भाजपाइयों को, उनके नेताओं को फंसाना शुरू कर दिया है दोस्तों। ऐसे ही अब नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह का भी नंबर आ गया है। वोट घोटाला उजागर किया गया है। अभी तो बहुत सारे और भी मामले सामने आएंगे दोस्तों। डिप्टी सीएम भी बीजेपी का फंस चुका है। अगर आप भी मानते कि तेजस्वी यादव पर नजरें उठाने के बाद अब ये जो एक्शन लेना शुरू किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, एकदम सही किया है। इसी तरीके से इनको पोस्ट करना चाहिए, जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों वाराणसी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय को समाजवादी पार्टी के लोगों ने वाराणसी का सांसद घोषित करते हुए जश्न मनाया दोस्तों। उनके घर पर समाजवादी पार्टी के लोग ढोल बाजे लेकर पहुंच गए और बजाकर जश्न मनाते हुए कहने लगे कि अगर असली में सही से इलेक्शन करवाया गया होता तो अजय राय जी हमारे यहाँ से सांसद होते, और अजय राय को ही सांसद मानते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जश्न मना रहे। एक तरीके से मैसेजिंग की जा रही है दोस्तों। ऐसे ही और भी कई क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज करने वाली है। 48 सीटों को लेकर राहुल गांधी ने पूरी तरीके से एक्सपोज करने का प्लान बना रखा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अभी नहीं रुकेंगे, लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को एक्सपोज करते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर भूपेश बघेल ने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि खेला हो गया, खेल हो गया। एक खबर पता चली है कि हरियाणा के पानीपत के अंदर ईवीएम में डाले गए थे वोट। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटिंग कराई तो पलट गया चुनाव का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत जिले के बुआना लखू ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव की मतगणना करवाई तो पुनर्गणना में स्थिति एकदम उल्टी नजर आई। यहाँ पर मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। 2022 में इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, लेकिन मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से काउंटिंग हुई तो स्थिति एकदम उल्टी नजर आई, यानी वो चुनाव जीत गए जो हारा हुआ जिनको बताया गया था दोस्तों। यानी एक बहुत बड़े घपले की और संदेश दिया गया है, संकेत दिया गया है। तो अब भूपेश बघेल ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया है, इस न्यूज को शेयर किया है दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।